नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र किसका होगा। इसको लेकर सर्वे जारी, अगस्त के आखिरी तक सियासी तस्वीर होगी साफ। मुंबई समेत सभी 35 जिलों का हाल आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि बीजेपी का बिगड़ जाएगा हरियाणा में पूरा गेम। चुनाव से पहले मुखर हुए किसान, दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। खबर में आगे जिक्र होगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी में क्या मच जाएगी खलबली। शरद पवार गुट के नेता ने कर दिया है बड़ा दावा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। हरियाणा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ने दिया दो टूक बयान। और खबर में आगे जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का 3 टीवी चैनलों का बहिष्कार करेगी तृणमूल कांग्रेस। बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने का लगा दिया आरोप। दोस्तों, हर एक खबर को आपको गहराई में बताएंगे, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसका होगा महाराष्ट्र, इसको लेकर बड़ा सर्वे। अगस्त के आखिरी तक की सियासी तस्वीर, मुंबई समेत सभी 35 जिलों का हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के बाद पूरे देश की नजरें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर लगी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज महायुति और विपक्ष की गठबंधन महाविकास अघाड़ी में मजबूत टक्कर होने की उम्मीद की जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला है और सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लॉन्च की है। महायुति की इस महत्वाकांक्षी योजना के बाद राज्य में कितना असर पड़ रहा है, महाराष्ट्र में अगर अभी चुनाव हो जाए तो क्या तस्वीर उभर सकती है, मुंबई और समेत राज्य के बाकी जिलों में महायुति और महाविकास अघाड़ी की क्या स्थिति रह सकती है, इसका अनुमान एक ताजा सर्वे में सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ सिफोलॉजिस्ट दयानंद नेने ने 16 अगस्त से 25 अगस्त के बीच एक बड़ा सर्वे किया और एम्पेरिकल और मास सर्वे के नतीजे के सामने आने के बाद यहाँ पर आपको बता दें कि लाडली बहना योजना महायुति के पक्ष के कोई बड़ी लहर पैदा नहीं कर पाई है। राज्य में कानून व्यवस्था के साथ बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और सर्वे में शामिल लोगों से महायुति और महाविकास अघाड़ी के साथ अन्य में पसंद और वोट करने के लिए पूछा गया और इसमें मनसे को भी अन्य की श्रेणी में रखा गया है। तो सर्वे में चौंकाने वाली तस्वीर उभरी। इसमें साफ हुआ कि राज्य में लाडली बहन योजना लॉन्च होने के बाद भी लोगों के मन मस्तिष्क में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जब लोगों से महायुति के प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो 28% लोगों ने उसको अच्छा प्रदर्शन बताया, 20% ने संतोषजनक बताया, 20% ने खराब बताया और 21% ने असंतोषजनक बताया। तो दोस्तों, 11% लोगों को कुछ नहीं पता और 41% लोगों ने इसको एक तरीके से असंतोषजनक और खराब बता दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं और इस योजना ने कुछ ज़्यादा प्रभाव महायुति के पक्ष में नहीं डाला है, जिसके बाद अब महाविकास अघाड़ी के हित में ये खबर सर्वे उनके हित में जाती नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का बिगड़ जाएगा हरियाणा में पूरा गेम, चुनाव से पहले मुखर हुए किसान, दे दिया बड़ा अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा गेम बिगड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां दोस्तों, चुनावी राज्य हरियाणा में नूह जिला के तहत आने वाले गाँव के किसान विभिन्न मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। किसानों ने सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को अब 10 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आंदोलन के बीच किसानों ने चेता दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। वहीं दोस्तों, समाचार एजेंसी से एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि सरकार को मांगों के बारे में सब पता है। किसान के मुताबिक सीएम के सामने हमने 2 बातें रखी थी कि 25 लाख मुआवजा ब्याज संग सरकार क्लियर करे। दूसरी मांग के बारे में प्रदर्शनकारी ने बोला कि धोखे से साइन कराए गए एग्रीमेंट निरस्त कर दिए जाएं और प्रदर्शनकारी ने कहा कि मांगे मानी गई तो फैसला सरकार के पक्ष में जाएगा, नहीं तो अलग रणनीति बनाएंगे। किसान बोले कि सरकार जानते हुए भी फैसला नहीं ले पाई, यही वजह है कि अन्नदाताओं के बीच रोष पनपा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी में मचेगी खलबली, शरद पवार गुट के नेता ने कर दिया है बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को दावा किया कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और उनके पक्ष में शामिल होना चाह रहे हैं क्योंकि वो राज्य में मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीकों से असंतुष्ट हैं। देशमुख ने कहा कि महायुति गठबंधन उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता हमारे पक्ष में आना चाह रहे हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और किसानों के संकट जैसे मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीके से असंतुष्ट है। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि अजित पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच गठबंधन उतना
मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए और अगर ऐसा जारी रहा तो बीजेपी को एनसीपी और शिवसेना के अलग चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो विपक्षी दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव, हरियाणा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री की दो टूक। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट के बंटवारे को लेकर जद्दोजहद जारी है। इस बीच कई नेताओं ने अभी से टिकट को लेकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री नरबीर सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में बड़ा बयान दिया है और कहा कि मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि नरबीर सिंह ने यह भी साफ किया है कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में कुछ लोग मेरे साथ तो कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। दोस्तों बता दें कि नरबीर सिंह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्री भी रह चुके हैं। नरबीर सिंह ने 2014 में बीजेपी की टिकट पर बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज भी की थी। हालांकि इसके बाद अगले चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 3 टीवी चैनलों का बहिष्कार करेगी तृणमूल कांग्रेस, बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने का लगा दिया आरोप। जी हां दोस्तों, कोलकाता में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ उस पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विरोधी एजेंडा संचालित प्रचार का आरोप लगाते हुए 3 समाचार चैनलों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने एक बयान में कहा कि वो चर्चा के लिए इन चैनलों पर प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि चैनल दिल्ली के जमींदारों को खुश करने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके प्रमोटर और कंपनियां जांच और चल रहे प्रवर्तन मामले का सामना कर रहे हैं। और इसने लोगों से बहस के दौरान चैनलों पर पार्टी समर्थकों या सहानुभूति रखने वालों के रूप में चित्रित किए गए व्यक्तियों से गुमराह न होने का भी आग्रह किया। बयान में कहा गया है कि ये लोग पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं हैं और इसके आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बयान में कहा गया है कि बंगाल के लोगों ने इस अपवित्र बांग्ला विरोधी नेक्सस को लगातार खारिज किया है और हमेशा प्रचार की बजाय सच्चाई को चुना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यपाल का पद खत्म किया जाए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जताई चिंता, विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर राज्यपालों की भूमिका को दयनीय बना देने का आरोप लगाया और कहा कि या तो राज्यपाल का पद खत्म कर दिया जाएगा या फिर सबकी सहमति से ऐसे व्यक्ति की नियुक्तियां हो जो तुच्छ राजनीति में शामिल नहीं हो। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में संसदीय सुधारों की जरूरत पर जोर दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसान दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करें। तेलंगाना से हाल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सिंघवी ने संसद में आसन और विपक्ष के बीच टकराव को लेकर चिंता जताई। वो 4थी बार राज्यसभा सदस्य बने हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है। इस कार्यकाल के पूरा होने तक मैं राज्यसभा में 20 साल की अवधि पूरा कर लूंगा। मैं संसदीय भावना को महत्व देता हूं, मैं वास्तव में इसमें विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि सेंट्रल हॉल एकमात्र एक जगह नहीं है, ये एक अवधारणा है। उन्होंने कहा मैं दलगत भावना से अलग विशाल हृदय वाली उदारता में विश्वास करता हूं। पिछली राजग सरकार के दौरान संसद के शीतकालीन सत्र में बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन के संदर्भ में उनका कहना था, आप ये कहकर लोकतंत्र को नकार नहीं सकते हैं कि असहमति के कारण मैं 142 लोगों को निलंबित कर दूं। विपक्ष को अपनी बात रखनी होगी और अंततः सरकार का अपना रास्ता होगा, लेकिन मुझे अपनी बात कहने की जरूरत है और आपको अपनी बात कहने की उस प्रक्रिया को अपने आप चलने दीजिए। सिर्फ दिखावे के लिए संसद नहीं हो सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। धनखड़ जी देखिए, इसमें बंगाल क्यों नहीं, महिला अपराध के आंकड़ों पर कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधा। मीडिया रिपोर्ट के जरिए एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए सिब्बल ने उपराष्ट्रपति से सवाल पूछा है। जहां दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 से 2022 के दौरान दुष्कर्म के मामलों में 15,551 दर्ज किए गए हैं और रिपोर्ट के अनुसार देश में हर सप्ताह करीब 5 ऐसे मामले सामने आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सुप्रिया सुनेत ने दोषियों को बचाने का लगाया आरोप। जहां दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई शहर में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर कांग्रेस की बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में सोमवार को महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर राजीव भवन में सुप्रिया सुनेत और पीसीसी चीफ दीपक बैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत
समेत ने शाही सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सनेत ने कहा है कि देश में आधी आबादी में महिलाओं के लिए जगह नहीं बची है। छत्तीसगढ़ भी महिलाओं के लिए असुरक्षा से अछूता नहीं है। यहाँ तक कि राजधानी रायपुर और भिलाई में दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। यही नहीं बल्कि प्रदेश के कई शहरों में इसी तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार दुराचारी को बचाने में जुट जाती है। आखिरकार सरकारें क्यों दुराचारियों के साथ खड़ी होती है? आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया जाता है और पीड़ित महिला को दर दर भटकना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 8 महीने में 600 से अधिक रेप हुए हैं, जिनमें से 3000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कंगना रनौत को निकालो, सिखों के मामलों में मत पड़ो, बीजेपी से बोले सत्यपाल मलिक। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के सिख समुदाय के मामलों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी लोगों से भाजपा को हराने की अपील की। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत को भी भाजपा से बाहर करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर भी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। ट्रिब्यून के अनुसार शहीद बाबा जंग सिंह गुरुद्वारा पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने हरियाणा की जनता से भाजपा को हराने और अन्य दलों का समर्थन करने की अपील की। मलिक ने कहा कि जब भी संकट का समय आया है तब सिख समुदाय हमेशा देश के साथ खड़ा हुआ है। भाजपा सरकार अपना काम करने में असफल रही है और उसे सिख समुदाय के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की उल्टी गिनती, योगेंद्र यादव ने बता दिया वो मोड़ जो एनडीए के लिए पैदा कर देगा सियासी मरोड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा और महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले जाने माने सेफोलॉजिस्ट रहे योगेंद्र यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने इन इलेक्शन से पहले उस मोड़ का जिक्र किया है जो कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए सियासी मरोड़ पैदा कर सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात पर कांग्रेस सांसद का मोदी सरकार पर तंज, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी गई है। चुनाव परिणाम अब 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, हालांकि वो 4 राज्य में एक साथ चुनाव करने में असमर्थ हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में एक साथ चुनाव होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों में तारीखों की घोषणा की गई है, तारीखें भी बदली गई हैं। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि जब वो 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते तो वो एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आक्रामक मोड में जीतू पटवारी, दलितों पर अत्याचार के मामले में सरकार को घेरा, कार्रवाई ना होने पर दी भूख हड़ताल की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस और भाजपा सरकार दोनों की आलोचना की है। उन्होंने दलितों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया और सरकार को मामले में कार्रवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की धमकी दी। मामले की जांच तहसीलदार और एसडीएम समेत फॉरेंसिक टीम कर रही है। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि जाटव ने तौलिए से फांसी लगा ली। ग्वालियर के लक्ष्मणपुर जलालपुर वार्ड नंबर 63 का रहने वाला सनी जाटव मुरैना में अपनी मौसी के पास रहकर मजदूरी करता था और उनके परिवार का दावा है कि उनकी मौत से 4 दिन पहले उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कंगना रनौत को भाजपा तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कंगना रनौत किसान परिवार से नहीं आती है, उन्हें किसान परिवार के पास आकर अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए, मगर केंद्र में भाजपा की शीर्ष नेतृत्व नहीं होती तो यहाँ बांग्लादेश जैसे हालत बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन कंगना के एक बयान की जमकर आलोचना हो रही है जो उन्होंने फिल्म प्रमोशन के दौरान एक पॉडकास्ट में किया था। कंगना के इस बयान के बाद उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वहीं भाजपा ने भी उन्हें इस तरह के बयान न देने के लिए आगाह किया है। कंगना ने इस मामले के बाद दिल्ली आकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं कंगना का पूरा फोकस अब अपनी फिल्म को लेकर है, लेकिन उनके बयान के बाद फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कोई दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो देश भर में विध्वंस कार्रवाइयों के लिए बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर उचित दिशा निर्देश जारी कर सकता है। शीर्ष अदालत चाकू मारने के आरोपी लड़के के परिवार के घर को ध्वस्त करने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि सभी पक्षों के सुझाव आने दीजिए, हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 सितंबर को तय की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग के बाद अब कांग्रेस बम माधवीपुरी पर 3 जगह से सैलरी लेने का आरोप, सवालों के घेरे में आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच पर अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों के बादल छटे भी नहीं थे कि अब कांग्रेस ने नए आरोपों का बम फोड़ दिया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने सेबी चेयरमैन पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी की भूमिका शेयर बाजार को विनियमित करना है, जहां हम सभी अपना पैसा निवेश करते हैं और इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि माधवीपुरी बुच सेबी अध्यक्ष होने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक से वेतन ले रही थी। उन्होंने कहा कि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 2017 से 24 के बीच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की नियमित आय ले रही थी। वो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य है, फिर आप आईसीआईसीआई से वेतन क्यों ले रही थी? ये बड़ा सवाल है, ये नियमों का उल्लंघन है। और इसके बाद 2019-20 में उनकी सैलरी बढ़ भी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने इसके साथ सवाल किया कि सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये कैबिनेट, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नियुक्ति समिति है। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए इस समिति में 2 सदस्य हैं और वही जिम्मेदार भी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। हुड्डा बोले, कांग्रेस सभी लंबित भर्तियां पूरी करेगी, 1 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी 5 अक्टूबर के चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो राज्य में सभी लंबित भर्तियां पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने के अलावा पार्टी 1 लाख नई नौकरियां भी सृजित करेगी, जिसके लिए भर्ती पार्टी की सरकार के पहले साल में ही शुरू हो जाएगी। और यहाँ एक बयान के अनुसार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस मौजूदा सरकार में लंबित सभी भर्तियों को बिना किसी देरी के पूरा करेगी और इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पुलिस और शिक्षकों के लिए नवीनतम भर्ती परीक्षा के परिणामों की घोषणा चुनाव होने तक स्थगित कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि निर्वाचन आयोग के आदेश पर परीक्षा परिणामों को स्थगित रखा गया है, जिसने हाल ही में राज्य के अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने तक परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के 200 दिन बाद भी किसान न टूटा है न थका है, एमएसपी के लिए लंबे संघर्ष की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर और किसान आंदोलन के 200 दिन ये सामान्य लफ्ज नहीं है, एक ताकतवर सत्ता से अन्नदाता के अपने हकों के लिए संघर्ष की दास्तान है। किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, वो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पूरी ताकत झोंककर इन किसानों का रास्ता रोक रखा है। किसानों को यहाँ बैठे हुए 200 दिन गुजर गए, लेकिन उनका हौसला ऐसा है जैसे आंदोलन आज शुरू हुआ है। राज्य और केंद्र की सत्ता की ताकत मिलकर भी इन किसानों का हौसला नहीं तोड़ पाई है। हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन के इतिहास में वो तारीख लिख रहा है जिसकी मिसालें सदियों तक दी जाएंगी। यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। भारत की विविधता और सह अस्तित्व की नायाब तस्वीर के दीदार भी यहाँ है। मानवता और मेहमान नवाजी ऐसी है। भारतीय दर्शन में समाहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना सरकार होती यहाँ नजर आती है। भारतीय दर्शन में समाहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार होती नजर आती है, लेकिन अपने हकों के लिए संघर्ष का जज्बा भी यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है। शंभू बॉर्डर के पास तकरीबन 3-4 किलोमीटर का किसानों को एक पूरा शहर बस गया है जिसमें विविध रंग समाये हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने मुसलमानों पर हालिया हमलों को लेकर सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी राज में
में उपद्रवियों को मिल रही है खुली छूट। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली से सटे हरियाणा के चरखी दादरी और महाराष्ट्र के धुले की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर देख रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बना सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है और इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बनकर देख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस फर्जी खबरों से निपटने के लिए त्वरित प्रक्रिया दल गठित करेगी। विधि विभाग की बैठक में ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस वकीलों की सहायता से त्वरित प्रक्रिया दल गठित करने पर विचार कर रही है और इसका विशेष ध्यान ऑनलाइन फर्जी खबरों और गलत सूचना की समस्या से निपटने पर होगा। अभिषेक सिंघवी की अध्यक्षता में कांग्रेस के विधि, मानवाधिकार और आरटीआई विभाग की रविवार को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में हुई बैठक में फर्जी खबरों की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम उत्साहित हैं और हमारी बैठक बहुत ही उपयोगी और व्यापक रही। पिछले 5 वर्षों में निर्वाचन आयोग से संबंधित और गैर संबंधित दोनों तरह की कई शिकायतों का निपटारा किया गया और हम विशेष रूप से सोशल मीडिया में विभाग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जहां फर्जी खबरें बहुत अधिक होती हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।